अब ये वीडियो लेक्चर जो मैं बनाकर चल रहा हूँ, ये उन सभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बनाकर चल रहा हूँ जो आने वाले वक्त में अपना खुद का म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। या तो वो खुद करेंगे या अपने अंडर वो किसी और को लगाकर करेंगे या फिर वो खुद किसी के अंडर काम कर चलेंगे। तो इन तीन तरीके के लोगों का ये बेनिफिट ये वीडियो लेक्चर्स कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ये एग्जाम हमसे आ रहा लिया क्यों जाता है। देखो, एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी कंपनी अगर किसी काम को कर चलती है तो उसके अंदर तीन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन तीनों की तीनों चीज़ें एथिकल बिहेवियर के अंदर आती हैं। मतलब कंपनी के अपने एथिक्स होने चाहिए। शेयर मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोग गाइडेंस ना हो पाने की वजह से गलत जगह पर पैसे लगाते हैं। देखो, सही और गलत तो कुछ भी नहीं होता। कोई भी स्कीम आने वाले वक्त में गलत भी हो सकती है, कोई भी स्कीम आने वाले वक्त में सही भी हो सकती है। पर यहाँ गलत कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एज है अभी 22, 25, 26 या 30 साल, तो मतलब एक ऐसी जगह पर आता है जो लाइफ के अंदर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज कमाने की एज रखता है। मार्केट से अनलिमिटेड टाइम तक इन्वेस्ट होने का वक्त रखता है। मतलब उसके पास एक वक्त ज़्यादा होता है और उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उस इंसान के कंपेरिजन में ज़्यादा है जो 55 या 60 साल का है। एक 55 या 60 साल के इंसान को अगर आप शेयर मार्केट में ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगवा देते हो जिसको रिकवर होने में ही 15 से 20 साल का वक्त लगता है, तो आप उसके फाइनेंशियल गोल्स के खिलाफ जा रहे हो, एथिकल बिहेवियर के खिलाफ जा रहे हो। यही चीज अगर आप एक 20 से 25 साल के बंदे को एक ऐसी जगह पर लगाते हो जो उसको इंटरेस्ट ही निकाल कर देगा 4% या 5%, क्योंकि बहुत ही कंजर्वेटिव जगह पर आपने इन्वेस्ट कराया, मतलब आपने ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कराया जो आने वाले वक्त में 15 से 20 साल के बाद तो ग्रो होंगी और बहुत ही स्लो पेस में ग्रो होंगी, लेकिन गिरेंगी नहीं। तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों ही लोग मार्केट से फायदा ना निकाल पाने की वजह से दोष देकर चलेंगे मार्केट को और सारी की सारी गलती अपनी मानते हुए आने वाले वक्त में मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। मतलब अपनी शिप को क्लोज कर देंगे और फिर उसके बाद जब वो देखेंगे कि दोस्त आगे बढ़ रहे हैं तो वो जो महंगे रेट पर जाकर शिप को करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये होता है कि वो सारी स्कीमों को समझे और समझने के बाद एक एक स्कीम को अपने क्लाइंट को समझाए, जिससे कि क्लाइंट अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग मार्केट से अपनी पसंद की स्कीम में एक सिप को स्टार्ट कर सकता हो। ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है कि मेरे साथ जो भी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर के को बनने के लिए, मैं ये हमेशा चाहूंगा कि देखो, मैं म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं और मैं लाइसेंस सरेंडर कर चुका हूं। तो बस जो भी लोग मेरे साथ में जुड़ेंगे म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर के इस कोर्स को सीखने के लिए, वो सब लोग अपने म्यूचुअल फंड के सिप सेंटर खोलें और जो लोगों को प्रॉपर गाइड करके चलें कि सर आपकी रिस्क प्रोफाइल ये अगर बनती है तो ये स्कीमें शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो वो छांट कर दें। तो देखो, अब सबसे पहले मैं आपको इसके सिलेबस का ओवरव्यू देता हूं। मतलब ये हमारी पहली क्लास है तो मैं आपको इसके सिलेबस का ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। ये वो बुक है जो NISM की बुक है। इसके एग्जाम को आपने क्लियर करना होता है और हर 3 साल के बाद या 5 साल के बाद एज पर जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपको एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, जिससे कि आप ना टच में रहो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके। और इस किताब को पढ़ाते हुए मैं आपको इतना कुछ सिखा दूंगा कि जब आप मार्केट में जाओगे तो एक नॉर्मल मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी आपकी ज्यादा नॉलेज होगी, जो मैं आपको बता के चलूंगा। देखो, हमारे पास सबसे पहले चीज आती है कि इन्वेस्टमेंट का लैंडस्केप। देखो, इसका मतलब क्या है। देखो, आप इसके अगर टॉपिक को भी समझोगे तो यहां ये बताना चाहते हैं कि एक इंसान 1 साल के अंदर अगर अपनी सैलरी के एक अमाउंट को सेव करके चलता है तो सेविंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। जो उसका पहले चैप्टर अगर आप देखें चलेंगे ओवरव्यू, तो वो हमें बताता है कि इस चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे जो कि इन्वेस्टमेंट का लैंडस्केप है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ है। ये बताकर चलेगा कि एक इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे आइडेंटिफाई करता है, उसके फाइनेंशियल गोल्स होते क्या हैं। अब फाइनेंशियल गोल क्या है। देखो, आप एक बहुत अमीर इंसान बनना चाहते हो, ये अमीर इंसान बनना आपका सपना हो सकता है, पर ये आपका फाइनेंशियल गोल तो नहीं है, क्योंकि अमीर तो सभी बनना चाहते हैं। फाइनेंशियल गोल ये होगा कि आप आने वाले 2 साल का वक्त अपने सामने रखते हो और आप ये कहते हो कि मुझे अपनी एक छोटी सी दुकान स्टार्ट करनी है। ये आपका फाइनेंशियल गोल है।
आप 2 साल के बाद अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो 2 साल के अंदर, ये आपका फाइनेंशियल गोल हो सकता है। आप ये फाइनेंशियल गोल हो सकते हो कि मैं 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 1 साल के बाद अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करूंगा, या फिर मैं अपनी शादी करूंगा, या फिर मैं आपका मतलब किसी कार को परचेज करूंगा, या मैं कोई मोबाइल परचेज करूंगा। तो ऐसा कोई गोल जो मेजरेबल है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, फाइनेंस के साथ रिलेटेड है और टाइम लिमिट के साथ बाउंड है, हम उसको बोल के चलेंगे फाइनेंशियल गोल। मैं आपको पहले चैप्टर का पहले आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर मैं आपको इसकी लाइंस भी समझाऊंगा और फिर उसके बाद आप उसके नोट्स भी बनाओगे और मैं आपको उसके टेस्ट लेकर चलूंगा। फिर चीज निकल के आती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। तो देखो, अगर आप पैसे को सेव कर चल रहे हो तो जो पैसा आप सेव करके चल रहे हो वो रिस्क फ्री है। इन्वेस्टमेंट वो चीज तब बन जाती है जब उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो जैसे ही आपने उसको इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट आप करके चलते हो उस पर रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए। आप मार्केट में गए और आपने पाव भाजी नहीं खाई और आपने 50 रुपए बचा लिए, ये आपकी सेविंग है। लेकिन यही 50 रुपए आपने किसी कंपनी के स्टॉक में या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आ गया। ये आपको इंटरेस्ट निकाल कर भी दे सकता है, रिटर्न निकाल कर भी दे सकता है, और ये पैसे आपके खत्म भी हो सकते हैं। तो ये चीज बन जाएगी आपके पास इन्वेस्टमेंट। यहां तक कोई डाउट? अब देखो, नेक्स्ट निकल के आती है कि डिफरेंट एसेट क्लासेस क्या होती हैं। तो देखो, पहले हमें समझना चाहिए कि एसेट क्लासेस का मतलब क्या है। तो पहला मतलब आप समझो कि एसेट का मतलब क्या है। तो एसेट क्या होता है? देखो, हमारे पास हर वो चीज जो हमें आने वाले वक्त में ग्रोथ निकाल कर देती है वो हमारी एसेट है, और हर वो चीज जो आने वाले वक्त में हमारे अकाउंट में एक डेबिट क्रिएट करती है वो एक लायबिलिटी है। तो हमारे पास डिफरेंट एसेट क्लासेस का मतलब है कि एसेट्स हमारे पास डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना अपने आप में एक एसेट है। आप इसको अगर आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके चलते हो एक अलग एसेट है। आप ज्वेलरी के अंदर इन्वेस्ट करके चलते हो, ये आपका एक अलग एसेट बन गया। आप एसेट्स बना रहे हो, मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर चल रहे हो जो आने वाले वक्त में आपके कभी काम आ सकती है, आपको लिक्विडिटी रिलीज कर दे सकती है, पैसा रिलीज कर दे सकती है। अब आप जब कभी रिवॉर्ड्स की बात करते हो तो कोई भी रिवॉर्ड बिना किसी रिस्क के कभी भी अपीयर नहीं होता। तो यहां पर आती है आपके पास निकलकर इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो हर इन्वेस्टमेंट के साथ एक रिस्क एसोसिएटेड होता है। अब ऐसी भी इनकम होती होगी जिनके अंदर रिस्क कम होता होगा और जिनके अंदर रिस्क ज्यादा होता होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि अगर किसी ने बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और वो गवर्नमेंट की बैंक है, तो यहां पर आप ये जानते हो कि गवर्नमेंट की बैंक होगी या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होंगी, मतलब कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होंगे। तो इन जगह पर आपकी क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की रखती है और ये माना जाता है कि गवर्नमेंट आसानी से फ्रॉड या डिफॉल्ट नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकती, पर ये माना जाता है कि वो नहीं करेगी। अब जैसे कि आपने श्रीलंका के अंदर देखा कि श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट ने अपने जो भी डेब्ट थे उनको पे करने से इनकार कर दिया कि क्योंकि हम सबको डेब्ट पे नहीं कर पाएंगे तो हम सबके साथ न्याय करके चलेंगे, हम सभी के डेब्ट देने बंद कर देते हैं। मतलब हम हालांकि कुछ लोगों की क्रिया कर सकते हैं लेकिन हम किसी को भी देकर नहीं चलेंगे। अब आपने जैसे अफगानिस्तान के अंदर देखा एटीएम के पीछे लाइन लगी पड़ी थी और एटीएम्स को बंद कर दिया गया। तो फ्रॉड तो हो भी सकता है किसी भी जगह पर। तो ये है आपके पास इन्वेस्टमेंट का रिस्क, और हर इन्वेस्टमेंट के साथ एक रिस्क होता है। अब रिस्क आपके पास 3 तरीके के होते हैं। देखो, पहला रिस्क होगा आपके पास में जो कि नॉमिनल रिस्क है। नॉमिनल रिस्क क्या है कि आप बैंक के पास गए और बैंक ने आपको इंटरेस्ट देकर चलना है और उसने आपको टाइम से आपका इंटरेस्ट पे नहीं करा, या गवर्नमेंट ने जो आपको इंटरेस्ट पे करके चलना था गवर्नमेंट ने वो इंटरेस्ट आपको नहीं पे करा किसी भी वजह से, तो ये क्या हो गया आपका नॉमिनल सा छोटा सा रिस्क हो गया। फिर रिस्क आता है आपके पास में मॉडरेट रिस्क आता है, मतलब इसकी इंटेंसिटी पहले से थोड़ी सी ज्यादा होगी और इसमें रिवॉर्ड्स भी थोड़े से ज्यादा होंगे, बट ये एज कंपेयर टू हाई रिस्क के नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा डिफॉल्ट कर दे। जैसे कि किसी कंपनी के अंदर आपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया और उसने आपको एक लॉक इन पीरियड दे दिया कि इतने वक्त तक आप इसमें से पैसा नहीं निकाल पाओगे, तो ये रिस्क आपका मॉडरेट रिस्क हो गया। अब यहीं पर अगर आप किसी ऐसी जगह चले गए कि आपके पास एक ऐसी कंपनी है जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड है और उस कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर अगर आप पैसे इन्वेस्ट करके चलते हो और वो आपको 40% या 30% या 20% की रिटर्न की गारंटी देके चल रहा है, तो दोस्तों आप ये समझो कि जो आपको 20% का रिटर्न देने के बारे में बात करके चल रहा है, 30% का रिटर्न देने की बात कर रहा है, ये ऐसी स्कीम है जो 40% रिटर्न के बारे में बात करके चल रही है।
क्या आपको नहीं लगता कि उनके साथ एसोसिएटेड रिस्क भी बहुत ज्यादा हाई होगा, पैसे के डूबने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यहां पर होता है हमारे पास हाई रिस्क। तो यहां पर हमारे पास तीन प्रोफाइल बनकर आती हैं, एक लो रिस्क वाली, एक हमारी मॉडरेट रिस्क वाली और एक बेटा हाई रिस्क वाली। बच्चे बात समझ में आ रही है? अब देखो हमारे पास में आते हैं रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है और रिस्क को मैनेजमेंट करने की क्या स्ट्रेटजीज हैं। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, रिस्क को मेजर हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस के साथ किया जा सकता है, क्रेडिबिलिटी के साथ किया जा सकता है और रिस्क को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। आप रोड पर बाइक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, आप क्या करोगे? आप लेन ड्राइविंग करना स्टार्ट कर दोगे भाई, आप ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, आप रेड लाइट पर रुकना स्टार्ट कर दोगे, ग्रीन लाइट पर चलना स्टार्ट कर दोगे। पर क्या इससे आपके रोड के एक्सीडेंट खत्म हो जाएंगे? नहीं खत्म हो सकते। तो रिस्क रोड पर चलने का, रोड पर ट्रेवल करने का हमेशा बना ही रहेगा। तो वो रिस्क है, पर आप क्या कर रहे हो? आप उस रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप उसे मॉडरेट करने की कोशिश कर रहे हो। हाई स्पीड में 80 या 100 पर कार दौड़ रही है, उसकी लाइट ग्रीन है और वो उसको क्रॉस कर जाती है। ऐसा भी पॉसिबल है कोई और बंदा आपके पास में इतना बहादुर हो और ये सोच रहा हो अभी तो कोई कार आ ही नहीं रही है, तो चलो मैं इस लाइट को ऐसे ही क्रॉस कर लेता हूं, और वो उस लाइट को क्रॉस कर रहा है। गलती आपकी नहीं है, गलती किसी और की है और यहां पर आपका नुकसान हो जाता है। तो यहां पर आपको वो मेजर सीख के चलने हैं कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। बेशक आपकी लाइट ग्रीन है, आप इसे 100 या 120 पर दौड़ा सकते हो अपनी गाड़ी को, पर जरूरी नहीं कि आप इसको टेस्ट करके चलो। आप उतनी स्पीड में गाड़ी दौड़ाओ कि आपकी जो लाइन ऑफ साइट है, आप ब्रेक मारकर आप उसे गाड़ी को रोक भी सको अगर कोई आपके सामने अचानक से आ जाता है। ठीक है, तो अगली चीज आती है बिहेवियरल बाइसेस। क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में? ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये पहला चैप्टर सीख गए तो आप ये समझो आप इन्वेस्टमेंट में ऐसी जगह उतर गए जहां आप अगर 20 लोगों के बीच में बैठे होगे तो आप जो बोलोगे वो सुनेंगे। तो यहां पर आपके पास चीज आती है कि एक म्यूचुअल फंड का एजेंट तभी तक एजेंट रहता है जब तक आपके पास में उसने बोलना शुरू नहीं करा, क्योंकि उसकी पहचान एक म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट की तरह है। लेकिन द मोमेंट उसने बोलना स्टार्ट किया और उसका जो बोलना है अगर नॉलेजेबल रहा, तो आप ये देखेंगे कि जब वो बोलना शुरू करेगा और वो नॉलेज को ट्रांसफर करना शुरू करेगा, तब उसी मोमेंट से एक इन्वेस्टर्स जो, मतलब आप ये समझिए कि जितने भी लोग फाइनेंस से अंदर एडेड होते हैं और लोगों की लाइफ के अंदर चेंज लेकर आ सकते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर चीज निकल के आती है कि आप कंज्यूमर को उसके बायस बताकर चलते हो। देखो बायस क्या होता है? बायस का मतलब ये होता है कि आप किसी एक पद्धति के साथ, एक मान्यता के साथ जुड़े हुए हो, ये आपका बायस है। अब इसे एग्जाम्पल की तरह समझ के चलते हैं। आपने देखा मार्केट गिर रही है, आपने देखा मार्केट गिर रही है और आपकी इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, तो आप ये सोच के बैठो कि कोई बात नहीं यार, मार्केट तो गिरती रहती है, मार्केट एक न एक दिन तो ऊपर आई जाएगी, तो मैं इसके अंदर बैठा रहता हूं। और मार्केट गिरती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है। गिरती मार्केट तो कहीं तक भी गिर सकती है, कोई भी स्टॉक गिर रहा है तो कहीं तक भी गिर सकता है। हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को डीलिस्टेड होते हुए भी देखा है, मतलब कि उन स्टॉक्स के अंदर लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया और इवेंचुअली क्या हुआ, कंपनी डीलिस्ट ही हो गई। तो उस लेवल तक मार्केट गिर सकती है। यस बैंक का शेयर जो कभी आपके पास में टॉप 50 कंपनीज के अंदर कंपनी हुआ करती थी, आज उसका शेयर 14 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए, 5-5 रुपए में भी लोगों ने परचेज किया है। तो इन्वेस्टर्स की वैल्यू क्या हो गई, इरोड हो गई। तो यहां पर क्या होता है कि जो कंज्यूमर के, कस्टमर के डिफरेंट डिफरेंट बायसेस होते हैं और आपको उसका बायस समझकर उसके साथ में एक डिस्कशन करना पड़ता है। तो यहां पर मैं आपको सिखाकर चलूंगा कि बिहेवियरल बायसेस क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में। अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है जिसका नाम है रिस्क प्रोफाइलिंग। की रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होती है? तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक 22 साल का या 25 साल का या 30 साल का ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर लायबिलिटीज अभी ना के बराबर है या फिर बहुत कम है और जिसका लाइफ स्पान बड़ा है, एजुकेशन भी उसके पास में अच्छी है, आने वाले वक्त में वो ज्यादा पैसा कमा सकता है और आज वो ज्यादा पैसा बचा भी सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अगर 1000 रुपए की या 2000 रुपए की सिर्फ अगर महीने की स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए मुश्किल काम नहीं होगा एज कम्पेयर टू उस आदमी के जो 40-45 या 50 साल की एज में 20,000, 25,000, 30,000, 45,000 या 50,000 महीने की सिर्फ कर चल रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? उस पर टाइम भी कम है और पैसे भी उसको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग रिस्क प्रोफाइलिंग को समझ के चलेंगे। रिस्क प्रोफाइलिंग को समझने के बाद, हालांकि ये हमारा एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का पार्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी यहां पर आपको समझना जरूरी है कि अगर आप अपने लिए ही अगर आप एसेट्स को एलोकेट करना चाहोगे तो आप सारा का सारा पैसा प्रॉपर्टी में तो नहीं लगाओगे ना।
आप कुछ पैसा प्रॉपर्टी में लगाओगे तो कुछ पैसा अपना गोल्ड में भी लगाओगे। आप ये भी चाहोगे कि यार कुछ पैसा मैं अपने पास कैश में भी रखूं आने वाले वक्त में, और कुछ पैसे का फिक्स डिपॉजिट भी करवाना चाहोगे। तो यही है आपके पास एसेट को एलोकेट करना, और ऐसा आप कर क्यों रहे हो, जिससे कि आप ये सब कुछ करना खुद सीख जाओ, एज कम्पेयर टू कि आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़े। अब अगर आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेते हो कि किसी चीज को आप अपने लिए बढ़िया कर सकते हो, तो आप आने वाले वक्त में किसी और के लिए भी बढ़िया कर सकते हो। तब उस कंडीशन में आप किसी को प्रोफेशनल हेल्प दे सकते हो, और इस प्रोफेशनल हेल्प को लेने के लिए लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपके पास आएंगे। तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट, और मैं चैप्टर 1 में यहीं से इसको स्टार्ट करना चाहता हूं। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 पर आते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में किस तरीके का फर्क है, डिफरेंट एसेट क्लासेस कौन कौन सी होती हैं और क्यों होती हैं, इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्या होता है और क्यों होता है, रिस्क को मेजर करने का तरीका क्या है और मैनेज कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, बिहेवियरल बायसेस क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में, रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है, और कैसे एसेट को एलोकेट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और इसके अलावा आप अगर खुद की मदद करोगे तो आने वाले वक्त में आप प्रोफेशनल कैसे बनोगे। ये सब हमने इसको ओवरव्यू कर लिया। अब हम इसको समझेंगे कि ये बुक हमें किस तरीके से समझाती है। मैं इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी मार्क कर दूंगा, जिनके ऊपर मैंने देखा है कि क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो पहले आप इसको अपने, मैं भी इंपॉर्टेंट लाइन सबको इसलिए मार्क करके नहीं दे रहा क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि पहले आप इनको गो थ्रू करो, वरना इंपॉर्टेंट लाइंस में आप सिर्फ लाइंस को पढ़ोगे, बाकी चीजों को आप नहीं पढ़ोगे। तो पहले आप इसको पढ़ोगे, आप इसके ऊपर नोट्स बनाओगे, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करके दूंगा, उनको आप क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में लिखोगे। आपके आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक आपका बन जाएगा। देखिए, हमारे पास में आता है इन्वेस्टर्स और उनके फाइनेंशियल गोल्स। तो देखो, अब आपने हमेशा सुना होगा कि कोई आपके पास आता है और आकर आपसे कहता है कि मुझे कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ, मुझे कुछ अच्छी स्कीम्स बताओ जिन्हें मैं खरीद सकूं, जो मुझे 1 साल में अच्छी रिटर्न निकाल कर दे सकती हूँ। कोई आप खुद भी लोगों के पास जाते होगे और आप पूछते हो कि भैया बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी रहेगी, और मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और स्टॉक मार्केट के बारे में तुम्हारा व्यू क्या है। ये वो सारी चीजें हैं जो एक आपके पास में किसी भी फाइनेंस प्रोफेशनल से पूछी जाती हैं। तो इन सब के जवाब वो कैसे देके चलता है और वो क्या देके चलता है, तो मैं वो ये कहता है कि तुम चाहते क्या हो, एग्जैक्टली तुम्हारा पर्पस क्या है, क्योंकि तेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जैक्टली तू खुद क्या चाहता है। तो कहेगा नहीं यार, मैं ना बस ऐसे कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है तो मतलब एक काम का, थोड़े पैसे सेव कर ले, थोड़ा पैसा गोल्ड में सेव कर ले, थोड़ा इसमें सेव कर ले। तो स्टॉक मार्केट की तरफ ही क्यों जाना चाहता है। कोई कहता है कि मेरे पास सरप्लस में पैसा पड़ा है, तो यार सरप्लस में पैसा पड़ा है तो उसको किसी प्रोफेशनल के पास जाके मिल, वो तेरे को सही से गाइड कर पाएगा। ये वो सारे जवाब आपके पास होते हैं। अब देखो, हमें बस ये आती है कि इन्वेस्टमेंट हम लोग क्यों करना चाहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर समझाए गए हैं कि एक देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। हमसे कहते हैं कि शालिनी एक 8 साल की लड़की है, एक मिड साइज टाउन में नॉर्थ इंडिया में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। उसने देखा कि यार इंडिया का स्पेस प्रोग्राम तो बहुत ही बढ़िया है, और कुछ वुमेन साइंटिस्ट इसके अंदर आने वाले वक्त में मतलब एक स्पेस प्रोग्राम को एक्सप्लोर कर सकती हैं। अब वो जानती है कि उसके पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि आने वाले वक्त के अंदर वो उसको एक स्पेस प्रोग्राम में भेज सकते हो, या नासा भेज सकते हो, या अमेरिका पढ़ाई के लिए भेज सकते हो। तो ये क्या बन गया, ये उसका फाइनेंशियल गोल नहीं बन गया, ये उसका एक फाइनेंशियल गोल बन गया कि उसको आने वाले वक्त में नासा में जाना है, उसको आने वाले वक्त में किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एक डिग्री को लेना है, या आने वाले वक्त में कुछ भी उसने करना है। तो ये क्या बन गया, उसका एक फाइनेंशियल गोल बन गया। अब उसके जो पेरेंट हैं मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, उसको सपोर्ट तो करना चाहते हैं, पर उन पर इतना पैसा एक साथ नहीं है और वो लोन भी नहीं लेना चाहते। बच्ची छोटी है, बच्ची को वक्त लगेगा ग्रो करने के अंदर, सपना आइडेंटिफाई हो चुका है, टाइम आइडेंटिफाई हो चुका है। अब वो किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे और प्रोफेशनल से पूछेंगे, अगर मेरी बेटी आने वाले 10 साल के बाद में अब इतनी हायर एजुकेशन के लिए यूएस जाना चाहती है, तो मैं उस खर्चे को कैसे मैनेज कर सकता हूं। तो ये क्या उनका फाइनेंशियल गोल हो गया। क्या क्या चीज डिफाइंड हो गई इसके अंदर, फाइनेंस डिफाइंड हो गया, टाइम पीरियड डिफाइंड हो गया। जैसी ये दो चीजें डिफाइंड हो जाती हैं, ये बन जाता है आपका फाइनेंशियल गोल बन जाता है। क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो इसके अंदर आगे चल के देखेंगे तो ये यहाँ पर जाते हैं, रविंद्रा 45 साल के आदमी हैं और आपके उसमें एक इंजीनियर हैं और एक लार्ज मल्टीनेशनल फर्म में काम करते हैं। उनकी वाइफ एक होम मेकर है।
इससे आपको थोड़े से एग्जाम्पल की तरह लेके चलता हूँ। आपने देखा क्या कहते हैं कि एक बंदे ने आइडेंटिफाई करा, मैं से थोड़ा सा अलग लेके चल रहा हूँ मैं आपको। एक बंदे ने आइडेंटिफाई करा कि उसकी जो वाइफ है यार वो खाना बहुत ही बढ़िया बनाती है। अगर ऐसा हो जाए कुछ कि मैं इसको एक छोटे साइज का एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल के दे पाऊं, तो ये खाना मतलब बनाने के लिए किसी को रख भी सकती है, कुकिंग वगैरह खुद करके चलेगी, और आने वाले वक्त में जब तक मैं जॉब कर रहा हूं तब तक हम धीरे धीरे करके अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, और ये हमारा होटल मेरे रिटायरमेंट तक एक बड़ा होटल बन चुका होगा। तो मेरी वाइफ इन्वॉल्व भी रहेगी, कहीं और जॉब कर कर किसी और के लिए पैसे कमाने से अच्छा है कि वो अपने लिए अपना बिजनेस क्रिएट करे, और यही 15 साल जो वो किसी और को जॉब में देगी वो यही 15 साल अपने उसमें दे, और मैं खुद जॉब कर ही रहा हूं जिससे मैं पैसे निकाल सकता हूं और मैं ये सपना पूरा कर सकता हूं। तो इस तरीके के लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को अपने सामने रखते हैं, क्योंकि इनका फाइनेंस डिफाइंड है और इनका टाइम पीरियड डिफाइंड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप जरूर पढ़िएगा। अब देखिए, मैं आपको लेके चलूंगा फाइनेंशियल गोल के बारे में। तो यही चीज जो इन्होंने आपको एग्जांपल समझाई है, मैं भी यहां पर आपको बता चुका हूं कि हर वो चीज जिसके अंदर आपने असाइन कर दिया अमाउंट और असाइन कर दी टाइमलाइन, ये क्या बन गई आपकी फाइनेंशियल गोल। तो आप समझ गए कि ये लाइन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि हर वो चीज जिसके अंदर आपने अमाउंट फाइनेंस को फिक्स कर दिया और टाइम को फिक्स कर दिया, ये दो चीजें मिलकर बनाती हैं फाइनेंशियल गोल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हमें फाइनेंशियल गोल में कोई डाउट नहीं है, इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद चलेंगे अगले टॉपिक पर। हमारे पास शॉर्ट टर्म नीड्स क्या होती हैं और हमारी लॉन्ग टर्म नीड्स क्या होती हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है कि कई बार लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल को जो मतलब है सेक्रीफाइस कर देते हैं कई बार अपने शॉर्ट टर्म नीड के लिए। मैं से एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि एक पर्सन है और वो पर्सन की जो बेटी है वो आने वाले वक्त में जिद करती है कि पापा मेरे को ना यूएस जाना है पढ़ने के लिए, मैं 12th के बाद यूएस जाऊंगी पढ़ने के लिए। देखो अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि यूएस क्यों जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, या मतलब यूके क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, कनाडा क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके दोस्त जा रहे होते हैं। अब वो जो दोस्त जा रहे होते हैं वो फाइनेंशियली मतलब काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, और पेरेंट्स के पास ये भी रहता है कि यार मेरे बच्चे को कॉलेज अगर करना है तो मेरे बच्चे को अच्छी ग्रूमिंग मिलेगी, एक ऐसी कंट्री में जाएगा तो अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, तो अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन क्या ये एक वाइज डिसीजन रहेगा? तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि वो लोग जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे वो कनाडा जाते हो, यूएस जाते हो या यूके जाते हो, उनको 3 टाइम्स ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं वहां के लोकल रेजिडेंट्स के कंपैरिजन में। मतलब ग्रेजुएशन इतनी वहां पर एक्सपेंसिव है कि वहां पर आपका रिजल्ट 12th का ना भी आया हो आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और वहां पर वो लोग जो आपसे फीस चार्ज करके चलते हैं वो 3 टाइम्स होती है जो फीस नॉर्मल स्टूडेंट से चार्ज करके चलते हैं। ऐसे जो लोग इंडिया के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं तो इंडियन स्टूडेंट से जो फीस चार्ज की जाती है फॉरेन स्टूडेंट से उसका 3 टाइम ज्यादा फीस चार्ज की जाती है। यही वो वजह है जिसकी वजह से आपने देखा होगा कितनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फॉरेन स्टूडेंट्स को इंडिया बुलाकर पढ़ाने पर ज्यादा जोर डालती हैं, और यही वो वजह जिसकी वजह से कनाडा की यूनिवर्सिटी इंडिया आकर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके कनाडा की यूनिवर्सिटी में लेकर जाती है। ये वो वजह रहती है। अब एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इस चीज को समझता है और वो चीज को जानता है कि बेटी ने ग्रेजुएशन करनी है और यूएस तो केवल वो घूमने जा रही है, यूके तो केवल घूमने जा रही है, वो इस चीज को समझता है। लेकिन उसके जो पापा हैं, उस बच्ची के जो पापा हैं, उनकी वो बेटी है और वो ये बात समझते हैं कि यार मैं एक काम करता हूं कि मेरे जो रिटायरमेंट के गोल है मैं इनको थोड़ा बाद में फुलफिल कर लूंगा, अभी बेटी के लिए पैसे का जुगाड़ कर देता हूं, ये पैसे मैं इसको दे देता हूं। तो यहां पर वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब अगर एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर होगा तो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर किस तरीके से बात करके चलेगा? वो कुछ ऐसी बात करके चलेगा जिससे बेटी का सपना भी पूरा हो जाए, और क्या कहते हैं जो क्लाइंट है, क्लाइंट भी स्कीम को छोड़कर ना चला जाए, मतलब उसको भी अपनी सिर्फ ना क्लोज करनी पड़ जाए। अब वो जवाब क्या हो सकता है? देखो मैं एक एग्जांपल देके चल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसे एग्जांपल आप लोग देकर चलोगे, पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं वो फाइनेंशियल एडवाइजर होता तो मैं किस तरीके से बात करता। तो मैं वहां पर उनके पास एक बात रखता हूं कि सर मेरे को लगता है कि आपकी बेटी बहुत ब्रिलियंट है और उसको तो यूएस तो जरूर जाना चाहिए, कनाडा का मन है तो कनाडा जाना चाहिए, और यूके का मन है तो यूके जाना चाहिए, बट सर इन यूनिवर्सिटीज में भेजने का मेरे को नहीं लगता कि कोई फायदा है, जो ऑलरेडी 3 टाइम फीस आपसे ज्यादा दे रही है, तो वहां तो कोई भी जा सकता है। तो वहां तो कोई भी जा सकता है, तो वहां पर तो गुप्ता जी का लड़का भी जा सकता है, शर्मा जी का भी जा सकता है, वर्मा जी का भी जा सकता है, मिथिलेश जी का भी जा सकता है, किसी का भी बेटा बेटी जा सकती है। तो सर वहां पर जाकर वो ऐसे लोगों के बीच में क्या कंपटीशन फेस करेगी? क्या वो सीख पाएगी? इन्हीं लोगों के बीच में रहकर तो दब्बू सी होकर रह जाएगी और ये पैसा भी हमारा वेस्ट हो जाएगा।
हम ऐसा करते हैं कि बेटी से कहते हैं कि बेटी आप अभी ना 1 साल की जो अभी ग्रेजुएशन है आप अपनी इंडिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर ही करो, और 1 साल आप अच्छे से तैयारी करो जीमैट की, और आप अपना ना यूनिवर्सिटी ट्रांसफर लो, आप एक स्कॉलरशिप लो बाहर की यूनिवर्सिटी से, और आप यूनिवर्सिटी ट्रांसफर लो, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी, आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाओ। इससे सर ये भी पता चल जाएगा कि बेटी का सच में पैशन है भी, या वो केवल आपके पास में घूमने के लिए बाहर जा रही है। तो आपने क्या करा, अभी आपने थोड़ा सा वक्त शर्मा जी को दिलवा दिया, वर्मा जी को दिलवा दिया, या गुप्ता जी को दिलवा दिया कि वो उनकी बेटी को सोचने का वक्त देते हैं। एक 12वीं क्लास का बच्चा सही डिसीजन लेने की हालत में नहीं होता कि वो जो डिसीजन लेगा वो उसके लिए राइट होगा। 1 साल का अगर उसे सोचने का वक्त मिल गया तो वो समझ चुका होता है ग्रेजुएशन में करते समय पर कि उसको बाहर कब जाना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बाद जॉब करते समय कंपनी प्लेसमेंट अगर उसकी होती है बाहर, तो वहां पर वो पैसे भी अर्न करेगा और इज्जत भी अर्न करेगा। तो ये वो चीज है मतलब जो मैं शर्मा जी वर्मा जी किसी को भी समझाना चाहूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं और हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं। क्या सच में लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स को सेक्रीफाइस करना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या करना चाहिए? कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जैसे कि फैमिली के अंदर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, अब उस समय पर उतनी इंश्योरेंस नहीं है अगर आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सिप को क्लोज करना पड़ेगा या रोकना पड़ेगा। अब आपको उस जगह पर वो पैसा बाहर निकालना पड़ गया, तो क्या है कि आपको कई बार शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म गोल के लिए लॉन्ग टर्म गोल से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पर ये सभी जगह तो नहीं होता ना, तो हमें डिफरेंस भी समझना पड़ेगा, कहाँ कॉम्प्रोमाइज हमें करना है और कहाँ हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और अल्टरनेटिव रूट क्या है। तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म वर्सेज लॉन्ग टर्म गोल, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिकली इंपॉर्टेंस बताना हमें जरूरी है कि इंपॉर्टेंस कितनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी, ये नीड है भी, या कुछ जरूरी है ऐसी वो करके चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप किसी के ड्रीम के लिए कर रहे हो या फिर आपके अंदर सच में इसकी जरूरत है तब आप करो, और अगर आपको लगता है जरूरत नहीं है तो क्यों आप अननेसेसरी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सेक्रीफाइस कर चल रहे हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक का। जब आप इसे पढ़ोगे तो आप इसके अंदर चीज सीख पाओगे कि नियर टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के गोल्स को आप लिखते चले गए, और अब आपके पास में, अब सपोज करो आप ये सोच के चल रहे हो कि रिटायरमेंट के बाद मैं एक होटल खोल लूंगा, तो आपके पास ये एक ऐसी नीड है, आप इसको सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकते आप, तो ये आपके पास गुड टू हैव है, आपको इसको रोक कर रखना है अपने पास में, तो आप इससे कॉम्प्रोमाइज मत करो। और आप ये सोच रहे हो कि मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर मैं गोवा घूमाता हूं, तो ये आपका ही ड्रीम है गोवा घूमना, इसे आप अभी कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर भी सकते हो, बट लॉन्ग टर्म गोल को कभी सेक्रीफाइस कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे हो, वो टाइम से डिफाइंड है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, मैं एक बार इसकी लाइंस भी आपको मार्क करके दूंगा, लेकिन आपके नोट्स बनाने के बाद दूंगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हमने यहां पर आपको बताया कि ये अर्जेंट है या नॉट अर्जेंट है, आपने इसे 2 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मैंने इसको एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। तो अर्जेंट टास्क आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि अगर किसी का कुछ एक्सीडेंट या अचानक से किसी की नीड है तो आपको वो पैसा उस समय पर देना जरूरी है ना। अब देखो, अब हमारे पास ये आती है क्या फाइनेंशियल गोल क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, अचीवमेंट कैसे करना है, और इन्फ्लेशन क्या होता है। अब अचानक से क्या होता है, शर्मा जी बहुत अच्छी जॉब पर लगे हुए हैं, लाख रुपए महीने की उनकी सैलरी है, लाख रुपए महीने एक डिसेंट सैलरी होती है, 20,000 रुपए महीने का फैमिली का खर्चा है। तो 20,000 रुपए महीने का फैमिली का खर्चा है, शर्मा जी ने सोचा 80,000 रुपए का क्या करना है, तो उन्होंने अपने खर्चे बढ़ा लिए और उन्होंने लाख रुपए 20,000 रुपए उठा के रखने शुरू कर दिए कि कोई बात नहीं, जब मेरी जॉब खत्म हो जाएगी तो मैं 20,000 रुपए के हिसाब से रख लेता हूँ, 15 साल की मेरी जॉब है, अगले 15 साल के लिए 20,000 रुपए महीना जोड़ने शुरू कर देता हूँ, तो बाद में 20,000 रुपए मेरे काम आ जाएंगे। पर शर्मा जी एक बात नहीं समझ रहे हैं, आने वाले वक्त में ये चीजें जो आज 20,000 में आ रही हैं वो 20,000 की नहीं आएंगी, वो महंगी हो जाएंगी। तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जो पीछे से वो इन्वेस्टमेंट जो सामान खरीद कर लेकर आ सकती है, उस सामान की कीमत आपकी इन्वेस्टमेंट को भी क्रॉस करने की कोशिश करती है। मतलब आने वाले वक्त में सामान की कीमतें बढ़ती हैं। आपने 2 साल के अंदर ही देखा, जो तेल के दाम थे डबल हो गए, जो आपके पास में मतलब खाने के तेल के दाम है वो भी डबल हो गए। तो कुछ नहीं कर सकते इन्फ्लेशन का, तो आपको ये भी समझ के चलना है कि इन्फ्लेशन एक ऐसा होल है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को खाली कर रहा होता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जिसका मैं आपको फॉर्मूला भी सिखाऊंगा। उस फॉर्मूले में आप ये समझ के चलो, आप ये देख के चलोगे कि अगर 100 रुपए आप किसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर चलते हो, तो ये 100 रुपए आने वाले वक्त में कितना बन जाएंगे। तो पहले आप ये देख के चलोगे, फिर आप ये देख के चलोगे कि 100 रुपए का सामान जो आ जाता है वो आने वाले वक्त में कितने का हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप आपस में आप डिवाइड करोगे तो आपने, आपकी इन्वेस्टमेंट कहां पर है, ऊपर, मतलब टॉप पर रखी है आपने, और उसको डिवाइड किससे किया आपने डिवाइड किया है उस सामान से जो महंगा होता चला जा रहा है। तो 100 रुपए का की वैल्यू 105 हो जाएगी
आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से। 100 रुपए का सामान भी अगर 105 का हो गया तो उसने तो आपकी इन्वेस्टमेंट को पकड़ लिया। अभी जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से आप 1 को माइनस कर दो तो आंसर 1 हो गया। 105 को 105 से डिवाइड करोगे, 1 से आप माइनस कर दोगे तो 1 में से 1 को माइनस करो, आंसर तो आएगा 0। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करके चल रहे हो आने वाले वक्त में ये आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आ पाएगा। ये केवल आपके पास में जो आपकी आज की नीड है उसी को फुलफिल कर पाएगा, क्योंकि 100 रुपए आपके बढ़ के 105 तो हो रहे हैं, पर वो जो आपके पास में 100 रुपए का सामान भी 105 हो रहा है वो आपके पास आपकी इस इन्वेस्टमेंट को खा रहा है। अब यहीं पर मैं इसको ऐसा कुछ कर देता हूं, मैं इसको एक ऐसी रिटर्न इन्वेस्टमेंट में डालता हूं जो मुझे 10% की रिटर्न देकर चलेगा। तो मैं यहां पर आपको ये एक बार एक्सेल पे करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो मैंने एक्सेल को खोला और इस एक्सेल के अंदर सबसे पहले मैं देख के चलता हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट क्या रिटर्न जनरेट करके मेरे को देती है। तो ये है मेरी रिटर्न, मतलब जिस जगह पर मैं इसको अप्लाई करके चलूंगा। फिर उसके बाद में कि महंगाई, भाई महंगाई मेरे को कैसे मतलब उस चीज को बढ़ा रही है। और फिर उसके बाद में निकल कर आता है, मैं यहाँ पर देता हूं मेरा रियल रेट। मैं आपको ये चीज इतने आसान तरीके से सिखाऊंगा कि ये चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। अब देखो सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने कि रिटर्न जो है हमारे पास में 5% है और इन्फ्लेशन मान लीजिए हमारे पास में कितना है 4। ये काम करते हैं, हम रिटर्न को 10% रख लेते हैं और इन्फ्लेशन को आपके इसमें 5% रख लेते हैं। तो आप ये बात जानते हो कि आप यहाँ पर जाओ इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाओ आप एक बड़ी ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट आप लगाओ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बहुत ध्यान समझना जो मैं समझा रहा हूं। आपका 1 रुपया बढ़कर 1 रुपया 10 पैसे हो जाएगा, आपके 100 रुपए बढ़कर 110 रुपए हो जाएंगे और आपका 1 रुपया बढ़कर कितना हो जाएगा 1 रुपया 10 पैसे हो जाएगा अगर आप उसे किसी जगह पर इन्वेस्ट करोगे। भाई 1 रुपया आप लगाओगे, 10% का इंटरेस्ट आपको अगर मिलेगा तो कितना हो जाएगा 1 रुपये 10 पैसे हो जाएगा। तो हमारे पास में दोनों तरीके हैं, आप इसे 110 भी लिख सकते हो और आप 1 रुपये 10 पैसे भी लिख सकते हो। मेरे लिए ज्यादा आसान रहता है 1 रुपये 10 पैसे लिखना। तो मैंने क्या लिखा इसको 1.15 मैंने लिख दिया। यहां तक की बात समझ में आ रही है मेरे, सॉरी 1.10, ठीक है। 1 रुपये 10 पैसे मेरा बन गया। अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया, 1 रुपये 10 पैसे को मैंने डिवाइड कर दिया। मैंने डिवाइड करा कि मेरा ये जो मेरा 1 रुपए का सामान है ये भी आने वाले वक्त में 1 रुपये 5 पैसे का हो जाएगा। ये सामान भी आने वाले वक्त में 1 रुपये 5 पैसे का हो जाएगा और इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अभी 1 रुपये 10 पैसे को 1 रुपये 5 पैसे से मैं डिवाइड कर रहा हूं। 2 ब्रैकेट मैंने क्यों लगाई है, पहली ब्रैकेट मेरी स्टार्ट हुई है, अगली ब्रैकेट मेरे को आंसर निकाल कर दे रही है 1 रुपये 10 पैसे का और 1 रुपये 5 पैसे का। उसमें से मैंने वो 1 रुपये जो मैंने इन्वेस्ट करना था उसको हटा दिया, -1 को मैं कर दिया और मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इनटू में मैंने क्या कर दिया 100 कर दिया। ये हमेशा हमेशा के लिए आपका फॉर्मूला बन गया कि आपकी रिटर्न कितनी बढ़ेगी 1 रुपये से 1 रुपये 10 पैसे, महंगाई कितनी बढ़ेगी 1 रुपये से 1 रुपये 5 पैसे। ब्रैकेट में इन दोनों का जो आंसर निकलेगा उसमें से 1 माइनस हो जाएगा और आप उसे सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप देखोगे आपका जो आंसर है 4.76% का आ रहा है। आप किस जगह इन्वेस्ट कर रहे थे 10% में इन्वेस्ट कर रहे थे, इन्फ्लेशन क्या था 5% का इन्फ्लेशन था। तो अगला बंदा अगर कैलकुलेट करके निकालेगा तो कहेगा यार केवल 5% का तो रिटर्न निकल के आ रहा है, 10% बढ़ रहा है, 5% महंगाई बढ़ रही है। पर अगर आप दिमाग लगाओ तो 5% आंसर न निकल कर 4.76% का आंसर है। आपको जो सच में आपके हाथ में जो पैसा निकल के आ रहा है वो 100 रुपए इन्वेस्ट करने पर 104 रुपए 76 पैसे आ रहा है। 1 रुपए पर 1 रुपए 40 पैसे आपके हाथ में आ रहे हैं, आपके 1 रुपए 10 पैसे हाथ में ना आकर। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अब इसी चीज को मैं एक बार आपको आगे समझाता हूं, इसके ऊपर केस स्टडीज बनती हैं। तो देखो यहाँ पर उन्होंने एक केस स्टडी को बनाया हुआ है। हमसे कहते हैं इन केस ऑफ शालिनी की जो हायर एजुकेशन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि उसकी एजुकेशन की कॉस्ट मान लीजिए 50 लाख रुपए आज की प्राइस है, उसे 10 साल के बाद जाना है और इन्फ्लेशन उस कॉलेज की फीस में 8% है। तो देखो अब इसका भी तरीका मैं आपको समझाता हूं कि अगर किसी बंदे की, देखिए इसको एक एग्जाम्पल की तरह लेके चल रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास है कि 50 लाख और इन्फ्लेशन रेट कितना आपके पास में 8%। देखो समझना, तो देखो करंट आपने देखा कि इसकी जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू अगर वो इस एजुकेशन को करने जाएगी तो वो कितनी है हमारे पास 50 लाख। तो देखो लाख का मतलब क्या होता है 5 जीरो होता है लाख का मतलब। तो 50 आपने लिखा, आप 50 लाख लिखना चाहते हो तो 50 के बाद 2 जीरो लगाए और आपने 1 2 3 जीरो और लगा दिए तो 50 लाख बन गए। तो आपने लिख दिया कि प्रेजेंट वैल्यू इसकी 50 लाख है। अब आप उसके अंदर देख के चलोगे कि भाई कितना टाइम है, कितने टाइम के बाद उसने जाकर अपने इस गोल को पूरा करना है।
तो उसने कितने टाइम के बाद जाकर अपने इस गोल को पूरा करना है? आपने कहा जी 10 साल के बाद जाकर उसने इस गोल को पूरा करना है। तो टाइम में यहाँ पर जाकर मैंने क्या लिख दिया, 10 साल लिख दिया कि 10 साल के बाद जाकर अपना गोल ये पूरा करना चाहती है। अब क्या है कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है मतलब क्या है, आपके पास इन्फ्लेशन है या नहीं है? इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन है, तो ये जो इन्फ्लेशन है ये कितना आपके पास 8% का इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो आने वाले वक्त में इसकी कीमत क्या हो जाएगी? मतलब पूछा है इसकी कीमत क्या हो जाएगी। तो एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है, आप ये मत चलो कि ये जो 50 लाख है आप इसका 8% निकाल दोगे तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। ये तो आपका अगले साल ही बढ़ जाएगी, फिर अगले साल उसका 8% बढ़ेगी, फिर उसके अगले साल उसका 8% बढ़ेगी और हर साल 8% बढ़ती चली जाएगी। अब ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना लंबा इसको कौन करेगा। तो एक्सेल क्या करती है, हमारे को शॉर्टकट देती है, इसके फॉर्मुलाज देती है और वो मैं आपको सिखाता हूं। आप क्या करना चाहते हो, आप किसी आज की वैल्यू को कहां पर जाकर कैलकुलेट करना चाहते हो? फ्यूचर में जाकर कैलकुलेट करना चाहते हो। ये फ्यूचर कितने वक्त के बाद है? ये फ्यूचर 10 साल के बाद है, तो आप इसे 10 साल के बाद जाके कैलकुलेट करना चाहते हो। तो आप यहां पर जाओ और इस जगह पर जाकर आप बड़े आराम से इस जगह पर इसी लिखो फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि आप एक फ्यूचर में एक वैल्यू निकालना चाहते हो। तो आप यहां पर गए, इस जगह पर जाकर आपने क्लिक करा, इज इक्वल्स टू का साइन लगाया, यहां आप जाते हो, इस जगह पर जाकर आपने फ्यूचर वैल्यू एफवी को सिलेक्ट कर लिया। यहां तक मुश्किल है? सिंपल, आपने फ्यूचर वैल्यू को सिलेक्ट किया। अब आप मुझे खुद बताओ आपका रेट कितना है, कितने पर आप जो इन्फ्लेशन ले रहे हो कितने परसेंट लेके चल रहे हो? 8%। तो आपने ये लिखा 8, इसे परसेंट में मत लिखो, आप इसे अपॉन में 100 लिख दो, आपको हमेशा याद रहेगा कि 8% है। आप इसे हमेशा लिख सकते हो कि 8% है। अब आप ये जो लगाना चाह रहे हो, आप इसे कितनी बार लगाना चाह रहे हो, मतलब ये जो इन्फ्लेशन है कितनी बार काउंट हो रहा है? 10 बार काउंट हो रहा है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि ये 10 बार जाकर काउंट हो रहा है, ये 10 बार जाकर काउंट होगा। आप हर महीने तो कुछ पैसा दे नहीं रहे, उसकी आज कोई प्रेजेंट वैल्यू है, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है आपने यहाँ पे एक माइनस का साइन लगाया, क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है, जब कभी आप फ्यूचर में कैलकुलेट कर रहे होते हो तो आपको यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, अगर नहीं लगाओगे तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा और कुछ नहीं है, बस उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने नेगेटिव साइन लगाया और आपने यहाँ पे 50 लाख को आपने सेलेक्ट कर लिया। आप जाके देख के हैरान रह जाओगे। ये टाइप भी कभी मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर टाइप में हम क्या पुट करते हैं, लेकिन अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे जाकर देखोगे कि यहाँ पर जो आज 50 लाख की कीमत रखता है, आने केवल 10 साल के बाद केवल 8% का इन्फ्लेशन 1,07,94,624 रुपए 99 पैसे की कीमत रखेगा। तो क्या ये कोई बाप 10 साल के अंदर अपनी बेटी के लिए इतने पैसे इकट्ठे कर पाएगा? वो बेचारा बड़ी मुश्किल से तो केवल 50 लाख इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर उसको किस बंदे की रिक्वायरमेंट है? ऐसे बंदे की रिक्वायरमेंट है जो इस इन्फ्लेशन को बीट कर दिखा सकता हो। मतलब कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ऐसा पोर्टफोलियो मैनेजर जो इसको 8% से तो ज्यादा की रिटर्न निकाल कर दे सकता हो। तो अगर उसको 8% से ज्यादा की रिटर्न निकाल कर देने वाली कोई स्कीम होगी, तब उस कंडीशन में वो कोशिश तो करेगा केवल 50 लाख को इकट्ठा करने की, और वो इकट्ठे होकर हो जाएंगे 1,07,00,000 रुपए। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया? तो बिना प्रोफेशनल के हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर प्रोफेशनल्स की नीड होती है। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर इसको नीचे लेकर आते हैं। तो ये केस स्टडी के अंदर समझाया गया है कि बहुत सारी assumptions हमने इसके अंदर मान ली हैं, लेकिन इसके अंदर ये चीज ये कि 1,07,54,625 रुपए के अप्रोक्स 10 साल में खर्चा इसका आना है, जिसकी आज की कीमत कुल 50 लाख रुपए है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा, इन्फ्लेशन क्या करता है? इन्फ्लेशन आपका धीरे धीरे कर बढ़ा रहा होता है कीमतों को। ये आपकी समझ में प्रॉपर पूरा आ गया। अब अगली चीज पर आते हैं कि क्या केवल सेविंग से हम आगे बढ़ सकते हैं? तो आपका जवाब होगा सेविंग से तो केवल 50 लाख ही शायद मुश्किल से इकट्ठे हो पाए, हम आगे बढ़ सकते हैं केवल इन्वेस्टमेंट से। तो ये एग्जाम्पल आपको रिलेट कर देता है कि बिना इन्वेस्टमेंट के या बिना इन्वेस्टमेंट को समझे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कभी कर ही नहीं सकते, है ना। केवल सेविंग के बिहार पर तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। आप नौकरी कर रहे हो और नौकरी से कुछ पैसे अगर आप बचाते चले जा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आने वाले वक्त के अंदर मैं अपने किसी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लूंगा, तो बेवकूफ लास्ट में आप ही बनोगे, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप ना सेविंग से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो और सही जगह पर इन्वेस्ट करने पर ध्यान देकर चलो। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक का? अच्छा देखो, अब हमारे पास में आता है ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेल्युएट कर चलते हैं इन्वेस्टमेंट को। तो देखो, सबसे पहली जरूरी चीज है कि भैया इन्वेस्टमेंट के नाम पर तो दुनिया के अंदर बहुत सारे फ्रॉड भरे पड़े हैं। अब इतने सारे फ्रॉड से अपने पैसे कैसे बचाओगे? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले देखो कि आप जिस पैसे को आप इन्वेस्ट करके चल रहे हो, कम से कम मूलधन तो सिक्योर रहे आपका, मतलब आपका उतना पैसा सेफ रहे। तो आप पहली चीज जो देख के चलोगे वो है आपके पास सेफ्टी।
तो सबसे पहले आप सेफ्टी के बारे में देख के चलोगे, फिर आप देख के चलोगे लिक्विडिटी। मैं आपको दोनों के मतलब समझा कर चलता हूं। देखो सेफ्टी का मतलब क्या है, सेफ्टी का मतलब ये कि मैंने गवर्नमेंट को कुछ पैसा दिया और गवर्नमेंट ने मुझे उसकी जगह पर ब्याज देना शुरू कर दिया। मेरे को 8% के इन्फ्लेशन को बीट करना था और गवर्नमेंट ने क्या करा, 10% के बॉन्ड रिलीज करे, मैंने पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया कि गवर्नमेंट मेरे को आने वाले वक्त में 10% के ब्याज से मेरे को पैसा मेरे को देती रहेगी। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट फ्रॉड तो नहीं करेगी, गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी। तो आपके पास में 10% का ब्याज गवर्नमेंट अगर मेरे को देके चल रही है तो मेरा काम बड़े आराम से चल सकता है और मैं इस जगह पर अपने पैसे को सिक्योर महसूस करूं, हाँ या ना। बात समझ में आ गई? एज कम्पेयर टू अगर आपने अपने दोस्त को 10 लाख रुपए अपने दे दिए और दोस्त ने कहा कि मैं अपनी चाय की दुकान खोलूंगा, मैं इस पैसे को बढ़ाकर तेरे को डबल करके दे दूंगा, कितने चांसेस है कि वो दे पाएगा? हो सकता है दे दे, हो सकता है ना भी दे, ना के चांसेस थोड़े से ज्यादा है ना, क्योंकि रिस्क बड़ा इन्वॉल्व है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि 10 साल के बाद हम आपके पैसे आपको डबल करके दे देंगे, कितने चांसेस है कि गवर्नमेंट अपने वादे को पूरा कर पाएगी? ऐसा पास्ट में वो करती आई है। कितने किसान विकास पत्र है, कितनी भी ऐसी स्कीम है जहां पे गवर्नमेंट करती आई है, तो गवर्नमेंट पर यकीन किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात आती है सेफ्टी की। अगली चीज आती है लिक्विडिटी की। देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या है भाई, शर्मा जी ने एक मकान खरीदा, बहुत ही बढ़िया मकान खरीद लिया। अब मकान तो खरीद लिया उन्होंने, ठीक है, बड़े महंगे पैसे इकट्ठे करके जमा पूंजी से एक मकान खरीद लिया। अब क्या उनको पैसे की जरूरत है, मकान बेचने के लिए जाते हैं, क्या तुरंत मकान को बेचा जा सकता है? क्या मकान के खरीदार तुरंत अवेलेबल होंगे? क्या जिस रेट पर मार्केट में चल रहा होगा उस रेट पर उस मकान को बेच पाएंगे? वो नहीं बेच पाएंगे। तो यहाँ पर बात निकल के आती है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का मतलब है कि जिस समय आपको पैसे की जरूरत हो, आपको उसका कोई खरीदार भी अवेलेबल हो। जैसे कि सोना, सोने को लिक्विड क्यों माना जाता है? आप उसे जब भी बेचने के लिए जाओगे मार्केट में खरीदार आपको हमेशा मिल जाएंगे। आपके पास में कोई आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है तो फिक्स डिपॉजिट को आप कभी भी ब्रेक कर सकते हो। जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स को कोई अपने पास रख सकता है और आपको बॉन्ड्स के पैसे दे सकता है। आपने कोई एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है इन्वेस्टमेंट वाली, आप उस पॉलिसी को किसी के पास में गिरवी रख सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो और आपको उसके अगेंस्ट पैसे मिल जाते हैं। एलआईसी की पॉलिसीज होती हैं जिसमें एलआईसी की पॉलिसी के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है। आपने जो फिक्स डिपॉजिट करा रखा था उनके अगेंस्ट आपको लोन भी मिल जाता है और फिक्स डिपॉजिट आपकी ब्रेक भी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आपके पास में लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि तुरंत अवेलेबिलिटी आपके पास जब आपको पैसे की जरूरत है। तो ये चीज लिक्विडिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज पर हम लेके चलेंगे, अगली चीज हमारे पास में आती है रिटर्न्स। तो रिटर्न का मतलब क्या निकल खाता है कि भैया जितना मैं चाहता हूं मेरी इन्फ्लेशन की नीड को तो कम से कम बीट करे। पता चला कि मैं एक जगह पर पैसे को लगाकर चल रहा हूं, वो मेरा पैसा तो बढ़ रहा है पर उस पैसे से जिस सामान को खरीदने के लिए पैसे को मैं जोड़ रहा था उस सामान की कीमत और ज्यादा तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो ये पैसा अगर मैं जोड़ भी लूंगा और ये पैसा मेरा बढ़ भी जाएगा तो मेरे किस काम आएगा? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है रिटर्न्स की। तो क्योंकि ये आपकी पहली क्लास है, मैं पहली क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इनको रीड करोगे। रीड करने के बाद आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे, क्योंकि आपको आप ही के नोट्स याद होंगे, किसी के नोट्स किसी को याद नहीं रहते। तो आपको आप ही के नोट्स याद होंगे। तो इसके अंदर मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लाइंस भी आपको मार्क करके दूंगा जिससे कि आप ही समझ सकते हो कि इन लाइंस के ऊपर क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास में कन्वीनियंस। अब देखो एक है कन्वीनियंस, एक है हमारे पास टिकट साइज। ये भी चीज समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता यार। इन्वेस्ट अब देखो कुछ ऐसी ऐप होती हैं जिनके अंदर आप जाओगे तुरंत जाकर बाय कर सकते हो, तुरंत जाकर आप सेल कर सकते हो। वो इतनी कन्वीनियंट लगती हैं कि लोग उसे वीडियो गेम की तरह खेलना स्टार्ट कर देते हैं और उनको लगता है कि मैंने बाय करा, वाओ मेरे पास अकाउंट के अंदर आ गए 105 रुपए, तो उन्होंने उसको बाय करा, 105 आ गए, तुरंत उन्होंने सेल कर दिया, 5 रुपए का मैंने कमाई कर ली है। तो बेसिकली क्या है कि कुछ आपके पास में ऐसी एनकरेजिंग ऐप होती है, जैसे आपने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, एल्यूरिंग एप्स होती हैं जो आपके पैसे को इन्वेस्ट तो करा देती हैं और आपको इतना एंटाइज करके चलती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे को सर्कुलेट करते चले जाओ। तो यहां पर ये चीज होती है आपके पास में कन्वीनियंस। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां पर आप जाकर लाइन में लगोगे तब जाकर आप अपने पैसे बैंक में जाकर डिपॉजिट कर पाओगे, आपका पूरा दिन लग जाएगा तब जाकर आप अपना एक फिक्स डिपॉजिट तैयार करवा पाओगे, आपको पूरे फॉर्म भरने पड़ेंगे तब जाकर आप एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को परचेस कर पाओगे, है ना। यहां पर आपके पास में बात आ जाती है कन्वीनियंस की कि आप जिस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हो उसमें काम करना कितना कन्वीनियंट है आपके लिए। क्या आप इतना टाइम आप दे पाओगे? ये नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट निकल के आती है टिकट के साइज की। देखो बच्चे इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सुनार के पास सोना खरीदने के लिए जाओगे, वो आपको जो रेट बताएगा वो 10 ग्राम का बताएगा, 1 तोले का रेट आपको बताएगा। अब आपके पास में आप किसी अंगूठी को खरीदोगे तो कम से कम आपके पास में कुछ ग्राम की तो होगी और उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 1 तोले में दिखाऊं तो मैं 2 तोले में दिखाऊं, अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट
10 ग्राम के आसपास की चीज आप खरीदने के लिए उसके पास में कोई चीज आप जा रहे हो, तो अगर ऐसे भी सुनार होंगे जो 10 ग्राम से नीचे का सामान बेचते नहीं होंगे। अब जैसे क्या होता है कि टिकट साइजिंग का मतलब है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास मतलब लिमिट कर दी कि इससे कम नहीं हो सकती। अब जैसे कि आपने किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के लिए आपने जाना है, तो जब आप किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हो तो आपको एक शेयर नहीं अलॉट करते कभी भी, वो आपको 14,000 रुपए के मल्टीपल्स में जो भी शेयर आ सकते होंगे। मतलब कोई भी आईपीओ का निकल जाएगा तो 14,000 रुपए के आसपास ही उनका लॉट साइज होता है कि भाई आप कम से कम इतने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो जिनकी कीमत इतनी निकल कर आती है, बेशक उसमें चाहे 5 शेयर आते हो चाहे 50 शेयर आते हो। इसको बोलते हैं टिकट साइजिंग करना। अब जैसे किसी म्यूचुअल फंड की आप 1 यूनिट खरीद सकते हो, 2 खरीद सकते हो या 10 खरीद सकते हो। अब म्यूचुअल फंड को अगर आप समझ के चलोगे तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चलता है। अब स्टॉक्स क्या वो 1 खरीदता है, 2 खरीदता है? अगर उसने 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रखा है तो वो एक साथ 15 स्टॉक्स खरीदता है। तो क्या आप एक साथ 15 स्टॉक खरीदने जाओगे? म्यूचुअल फंड खरीदेगा, अलग अलग रेशो में खरीदेगा, आपके पैसे को अलग अलग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और आपको बताएगा कि उसने आपको एक एक स्टॉक नहीं दिया, उसने आपको एक एनएवी दे दी है, नेट एसेट वैल्यू दे दी है, जिसे मैं आने वाली क्लासेस में आपको समझा कर चलूंगा। यहां तक क्या समझ में आ रही है? टिकट साइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ गई? क्योंकि टिकट साइजिंग का मतलब ये नहीं कि आप 1 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो। टिकट साइजिंग का मतलब है कि इस स्कीम के अंदर कम से कम 6,000 रुपए महीने लगाने पड़ेंगे, इस स्कीम के अंदर कम से कम 5,000 रुपए महीने लगाने पड़ेंगे, इस स्कीम में कम से कम 3,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कभी आप पे 1,000 रुपए तो 1,000 रुपए की शिफ्ट कर दी, फिर आप पे 10,000 रुपए तो 10,000 की शिफ्ट कर दी। तो वहां पर वही टिकट का साइज बनाते हैं कि मान लो वो साइज कितने का है, 1,000 का है, तो आप 1,000 के मल्टीपल में आप 2,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 3,000 भी, 10,000 भी, 1 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर आप 1,000 के मल्टीपल में 500 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, ठीक है, हमारी टिकट साइजिंग है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो अगली चीज, बहुत सारे लोग वीडियो गेम की तरह उन्होंने कहा यार मेरे को ना एक बहुत बढ़िया ऐप मिल गई है, इस ऐप पर जाकर मैं तुरंत म्यूचुअल फंड को खरीदता हूँ, तुरंत म्यूचुअल फंड को सेल करता हूं। तो उन्हें ये तो पता चल रहा है कि म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो ये नहीं जानते वो जितनी बार भी ट्रांजेक्शन करके चल रहे हैं हर ट्रांजेक्शन के ऊपर एक टैक्स लग रहा है, और अगर वो पैसा कमा रहे हैं तब भी उसमें टैक्स लग रहा है। हालांकि वो टैक्स पे करके चल रहे हैं बट उसके बाद भी कंपलसरी है टैक्स की रिटर्न को फाइल करना, गवर्नमेंट को बताना कि ये पैसा मैंने कमाया है, इनकम को डिक्लेयर करना, ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर निकल के आती है टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। तो आपको इनकम की टैक्स मतलब आईटीआर को फाइल करना कंपलसरी बन जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट बंदा जाता है तो उसको आईटीआर को फाइल करना मैंडेटरी है, करनी है उसको। चाहे आप एक स्टॉक खरीदते हो, आप एक म्यूचुअल फंड में जाते हो या कहीं भी, आपको आईटीआर फाइल करनी है। यही वो वजह है कि जब तक आपके पास में पैन कार्ड नंबर नहीं होगा आप म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में नहीं जा सकते। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट थिंग आती है आपके पास में टैक्स डिडक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी कभी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो, आप किसी सिक्योरिटी को बाय कर रहे हो या आप किसी सिक्योरिटी को सेल कर रहे हो, आप किसी एनएवी को परचेज कर रहे हो और म्यूचुअल फंड आपके अकाउंट में कुछ पैसे का ट्रांसफर कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो आपको जो भी पैसा देता है वो टैक्स काट कर देता है। तो टैक्स डिडक्ट एट सोर्स इसको बोलते हैं। तो उन्होंने टीडीएस आपका काट लिया, तो टैक्स आपका डिडक्ट हो गया, कहां पर? सोर्स पर डिडक्ट हो गया, तो काट लिया। बस आपने क्या होता है इंफॉर्मेशन देनी होती है कि भाई मेरा ये पैसा ऑलरेडी कर चुका है। टीडीएस के फॉर्म्स होते हैं कि मेरे पैसा ऑलरेडी कर चुका है, आप उनके व्याप पर अगर चाहते हो आपको टैक्स का रिफंड भी मिल जाता है अगर आप एक ऐसी स्लैब के अंदर आते हो जिसके ऊपर कोई आईटीआर नहीं पे करनी चाहिए, उसको मतलब टैक्स नहीं लगता। जैसे कि मतलब गवर्नमेंट है कि मतलब कई बार स्कीम्स निकालती है कि इतने लाख तक आपके एग्जाम्प्ट हो, आपको आईटीआर पे करने की मतलब टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, टैक्स पे करो या नहीं पे करो ये डिपेंड करेगा आपकी स्लैब के ऊपर। ठीक है, अच्छा तो ये कॉन्सेप्ट यहां तक का क्लियर हो गया। तो मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आप अभी पहले यहां तक का पूरा अच्छे से पढ़ लो, यहां तक के पूरे आप अच्छे से नोट्स बना लो और फिर उसके बाद हम इसको आगे अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करके चलेंगे। क्लियर है?